Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to do exercise 9.4 of chapter 9th of class 12th differential equation। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 9.1 से लेकर 9.3 तक वीडियोस बना दी हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को पहले देखो, उसमें मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स की टर्म बैठी हो, मतलब जिस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल यानी डी वाई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी डी एक्स हो, ठीक है। ये डिपेंडेंट है ऊपर और नीचे क्या है, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, मतलब पहले x चेंज हुआ, उस x के चेंज होने की वजह से y में कितना चेंज आया, ठीक है। इसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हम दो बार डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, दो बार डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये टर्म भी आपको मिल जाए तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब डिफरेंशिएशन की टर्म्स मिलनी चाहिए, वो चाहे कितने ऑर्डर तक डिफरेंशिएट हुआ हो, ओके। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिस ओरिजिनल इक्वेशन से बन के आई है, मतलब आपने कोई ना कोई इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया होगा। अगर मान लो ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये ओरिजिनल इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट किया होगा टू एक्स, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो भी लगेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, और वो जिसको आपने डिफरेंशिएट किया है, मतलब ये वाली इक्वेशन को, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। इतनी बातें हमने पिछली वीडियोस में कर ली थी, ठीक है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 में हमें क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.4 में अब हमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही निकालना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, मतलब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, ठीक है, मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, उससे आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना है। अब मतलब उसकी ओरिजिनल इक्वेशन तक पहुंचना है। अब उसकी ओरिजिनल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। समझो यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन तक आने के लिए आपने डिफरेंशिएट किया, ठीक है, इसी वजह तभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से ओरिजिनल इक्वेशन तक जाने के लिए, वापस जाने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर करने से पहले आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ के आओ। डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपके टिप्स में होने चाहिए, तभी आपके ये चैप्टर जो है आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 9.4 में डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, इंटीग्रेशन करके पहुंचना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 9.4, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, को क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 10 फाइंड अ जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, जनरल इक्वेशन है या सॉल्यूशन है, एक ही बात है, ठीक है। जनरल इक्वेशन सॉल्यूशन एक ही बात है। जनरल इक्वेशन मतलब जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट बैठा हो। अभी मैं लाऊंगा आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। पहले आप यहाँ देखो, ये एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की टर्म बैठी हुई है, ओके। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। कैसे करोगे, उस मेथड का नाम है रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल मतलब सेम वेरिएबल को इकट्ठा करो, मतलब एक साथ लाओ। अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन x में है, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये x का फंक्शन है। अब इसको x के साथ ही इंटीग्रेट करोगे, मतलब dx को इसके साथ लेके जाओगे, ओके। अब y के साथ तो कोई टर्म दिख नहीं रही आपको, तो y को आपको अकेला छोड़ना पड़ेगा, मतलब dy को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो dy को तो यहीं रहने दो, और ये dx जो है उसको उस तरफ लेके जाओ, ठीक है। इसका मतलब होता है रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट करो उसके अकॉर्डिंग, उसके dx से dy के अकॉर्डिंग, ओके। तो x के साथ dx आएगा और y के साथ dy आएगा। अब यहाँ पे y की टर्म है नहीं, तो मैंने dy को अकेला छोड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। अब क्या करना है आपको इंटीग्रेट करना है। अब आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री में cos 2x के फॉर्मूले पढ़े थे बहुत सारे। अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, वैसे याद होना चाहिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। मुझे इन सब के प्रूफ भी आते हैं, बट अभी मैं करवा नहीं सकता क्योंकि क्लास 11th का है। बस आपको ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। देखो, जब यहाँ पे cos 2x था तो यहाँ पे x हुआ, मतलब
2x का हाफ हुआ, और यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी x हुआ। देखो cos स्क्वायर एक्स, जो cos का अंदर फंक्शन है उसके पास हाफ है 2x का, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे cos 2x था तो यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स था, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर cos x होगा तो यहाँ पे 2x का हाफ था ना साइन के पास, तो यहाँ x के साथ क्या है 1 है, तो 1 का हाफ होगा ना वहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, समझ गए। सिमिलरली यहाँ cos x है तो इसके पास भी ये पहुँच जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ओके, इतनी बात समझ में आती है सबको। यहाँ 10 की ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ से आप ये 1 को उस तरफ लेके जाओ, या cos x को इस तरफ लेके आओ, यहाँ से ऊपर से देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकता हूँ मैं। cos x को उस तरफ लेके चला गया, ठीक है। और सिमिलरली मैं यहाँ भी ऐसे ही कर सकता हूँ, ये भी cos x की ही वैल्यू है। ओके, तो 1 ये हो जाएगा प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये स्टेप जिसको समझ में आ गया उसका इक्वेशन कंप्लीट। ओके, फॉर्मूलेस को मैनिपुलेट किया और कुछ नहीं किया। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह मैं क्या लिखूँ, डी वाई को डी वाई रहने दो, ठीक है। इंटीग्रेट करना है आपको तो इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दो। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह लिखो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह लिखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ सिंपली इंटीग्रेट कर दो। मैं इसको मिटा रहा हूँ। लेट मी रब दिस एंड वी विल इंटीग्रेट नाउ। तो जैसे ही मैंने इसको मिटाया तो अब यहाँ पे आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो y के, अभी देखो dy के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, तो 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 इंटू वाई की पावर 0, ठीक है। dy इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका, देखो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, ये साथ में dx भी चल रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। ओके, तो आप क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ठीक है। क्या करोगे आप, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 को t मानो, t मान लिया आपने। अब डी टी बाई डी एक्स करना है यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू 1 बाई 2, क्योंकि एक्स बाई 2 का भी तो डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ से आपको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये डी टी बाई डी एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी, देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी 2 माइनस, यानी माइनस 2 इंटू डी टी, ठीक है। तो इतने की वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है। इसकी जगह मैं डी टी लिखूँगा और नीचे क्या लिखूँगा, टी। तो मैं इसको मिटा दूँ। अब आपको ये स्टेप समझ में आ गया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैंने लगाया हुआ है। ओके, तो यहाँ मैं लिखता हूँ डी टी माइनस 2 अपॉन में टी। अब इसको तो इंटीग्रेट करना सबको आता है। अब y का इंटीग्रेशन तो सॉरी ये y की पावर 0 का इंटीग्रेशन y होगा, तो यहाँ तो y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 लॉग ऑफ t, और t को मैंने क्या माना था cos स्क्वायर x बाई 2, और प्लस c तो आप लिखते ही हो हमेशा। तो देखो आप पहुँच गए कहाँ, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। सॉल्यूशन में पहुँच गए जिसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट आपको क्या मिल रहा है, c। तो आर्बिट्री कांस्टेंट मिल रहा है ना आपको c। अब c कुछ भी वैल्यू ले सकता है। ओके, तो c का मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर यहाँ c की जगह कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है, यानी 1 2 3, तो हम उसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी हमने क्या बनाया, जनरल सॉल्यूशन यानी जनरल इक्वेशन। ओके, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में अच्छे से बातें एक्सप्लेन की हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। मैंने आपको क्या कहा, y वाले टर्म्स को dy के साथ ले जाओ और x वाले टर्म्स को dx के साथ ले जाओ, ठीक है। यहाँ पर x वाली टर्म्स कोई नहीं मिल रही, x वाली टर्म कोई नहीं मिल रही, और y वाली टर्म है, तो y वाले टर्म को dy के पास ले जाओ बस। रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं इसको। तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दो पहले, dy अपॉन में dx, x की टर्म नहीं है तो dx को खाली छोड़ो और इसके साथ भी इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, ठीक है। आप इंटीग्रेशन का साइन बाद में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है आपको इंटीग्रेट करना है, क्यों, क्योंकि आपको इक्वेशन बनानी है, जनरल इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन। ओके, अब तो इसका इंटीग्रेशन बच्चे को पता है, ठीक है। इसको इग्नोर करो क्योंकि यहाँ y की वैल्यू -2 से 2 के बीच में ही रहेगी, वो ऑब्वियस है क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। ओके, तो अब यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सबको पता है ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला सबको पता है, यहीं लगेगा, डाल दो। क्या होगा, साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी,
ओके, तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2x प्लस 2c। ये है आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, तो dy, ध्यान से देखो प्लीज़, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई लिख सकता हूँ मैं इसको। अब dy के नीचे y वाली टर्म्स ले आओ और dx को अकेला छोड़ो। अब इंटीग्रेशन करो। जैसे आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया तो मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हो। ओके, यहाँ पे तो x बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, dy अपॉन में 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता है कि ये जो है 1 माइनस वाई का डेरिवेटिव 1 होता है, -1 होता है, वो जो ऊपर बैठा हुआ है। हमें माइनस नहीं लिखा हुआ, तो आप ऐसे करो, इसको 1 माइनस वाई को t मानो, ठीक है, डी टी बाई डी वाई निकालो और यहाँ लिखो -1, और यहाँ से आपको डी वाई की वैल्यू मिलेगी -dt, ठीक है। उस डी वाई को रिप्लेस करो -dt से और नीचे लिखो t, और यहाँ तो x है ही, प्लस c भी लगा दो क्योंकि इसको तो इंटीग्रेट कर ही दिया है, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसको आपको जैसे मैनिपुलेट करना है कर लो, मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक स्टेप। देखो लॉग है ना, करें इसको आगे सॉल्व। अगर मैं लॉग को उस तरफ लेके जाऊँ, देखो ऐसे कर लो इसको, नहीं रहने दो इसको, यहीं पे छोड़ो उसको, माइनस के साथ पंगा हो जाएगा वरना, क्योंकि मैं -1 को ऊपर लेके जाऊँगा फिर वो नीचे चला जाएगा, रहने दो उसको। क्वेश्चन नंबर 4 में चलो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स 10y dx सीकेंड स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब क्या करो आप, सीकेंड स्क्वायर x 10y dx को इधर रहने दो और माइनस सीकेंड स्क्वायर y 10x dy को उस तरफ ले जाओ, ठीक है, वो माइनस बन के जाएगा उस तरफ। ओके, अब y वाली टर्म्स कौन सी, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों को साथ में करो। कैसे करोगे, और मुझे डी वाई ऊपर चाहिए न्यूमरेटर में, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, डी वाई न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो आप क्या करो, माइनस सीकेंड स्क्वायर वाई, डी वाई को यहीं रहने दो, 10y को उसके नीचे लेके जाओ, डी एक्स को ऊपर रहने दो, क्योंकि डी एक्स और डी वाई कहाँ रहनी चाहिए, न्यूमरेटर में रहनी चाहिए, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर एक्स को ऊपर रहने दो और यहाँ से 10x को नीचे ले आओ। समझ गए ये स्टेप। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। अब जैसे इंटीग्रेट करोगे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा कि 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल लॉग ऑफ 10x। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 10y प्लस, अब यहाँ पे c नहीं लिखोगे आप, लॉग c लिखोगे। जब आपका पूरा आंसर उसमें आता है ना लॉग में, तो आप क्या करो, लॉग c लगा दो, ठीक है। अब इसको फर्दर मैनिपुलेट करना है, तो फर्दर मैनिपुलेट कैसे करोगे आप, देखो यहाँ पे, देखो एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b जो होता है वो होता है लॉग a इंटू बी, और लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b क्या होता है, लॉग ऑफ a बाई बी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो यहाँ देखो प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग c माइनस लॉग 10y है, ये लॉग c माइनस लॉग 10y है ना। देखो और यहाँ पे देखो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी लग सकती है यहाँ पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ c अपॉन 10y लिख सकता हूँ बिल्कुल, और यहाँ पे तो log 10x चल ही रहा है, ठीक है। मुझे मिटाने दो नीचे, सो वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, नाउ वी कैन कट लॉग बोथ साइड, ठीक है। लॉग को कट करके दिखाना नहीं है, लॉग को अगले स्टेप में गायब कर दो बस। ओके, ये आपका बचेगा और फिर 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c आ जाएगा। जैसे आपको c की वैल्यू मिली, आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देना या यहीं छोड़ दो, ठीक है। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th 6 एक साथ पेस्ट हो गए, कोई बात नहीं। तो e टू द पावर x, देखो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई। कुछ नहीं करो आप, पहले क्या करो, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स है ना, डी वाई को यहीं रहने दो और उसको उस तरफ ले जाओ। अब देखो ये भी फंक्शन x में है और ये भी x में है, साथ में करो दोनों को, और डी वाई यहाँ अकेला रह जाएगा। अब अगर आपको मेरी बात एक समझ में आ रही है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो इसके यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका y और यहाँ हो जाएगा आपका c, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म है। ओके,
तो ये तो बहुत ईजी था 2 स्टेप का। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 अलग से पेस्ट किया है, हाँ किया है, चलो फिर दोबारा रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल करो। डी वाई के नीचे क्या लेके जाओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डी एक्स के साथ ही रहने दो। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई, और इसका क्या हो जाएगा, डी एक्स को अंदर लेके जाओ, एक्स डी एक्स प्लस एक्स क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट करो अलग से। इसका हो जाएगा आपका सॉरी 1 डी एक्स, आंसर होगा एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी टेन इनवर्स वाई। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वाई लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, क्या करो इसको, ठीक है, उस तरफ लेके चला गया मैं। अब आप डी वाई देखो, डी वाई और डी एक्स न्यूमरेटर में ही रहना चाहिए, बाकी सबको आप इधर उधर करोगे तो वाई वाली टर्म्स को इसके नीचे लेके आओ, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई। ओके, अब देखो लॉग वाई का जो डेरिवेटिव है ना वो 1 अपॉन वाई होता है, जो कि आपका बैठा ही हुआ है साथ में। अगर मैं इसको यहाँ 1 लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं, और यह साथ में बैठा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे तो लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखोगे अब लॉग ऑफ लॉग वाई, और जब आपका पूरा आंसर लॉग में है तो पूरा लॉग सी भी लिखोगे आप। ठीक है, अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया, देखो ना लॉग वाई का डेरिवेटिव बगल में 1 अपॉन वाई बैठा हुआ है, इसलिए मैंने लॉग ऑफ लॉग वाई लिख दिया। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप लॉग वाई को टी मान लो, लॉग वाई को टी मानोगे, फिर आप निकालोगे डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी वाई लिखोगे, फिर 1 अपॉन वाई इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, डी वाई उसके ऊपर लेके जाओगे, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी डी टी, और डी टी अपॉन टी हो जाएगा, फिर लॉग टी, आपका फाइनली आंसर यही बचेगा। ठीक है, जिसको लॉन्ग रूट से जाना कर लो, मैंने तो यहाँ से कर लिया डायरेक्ट, लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी, लॉग ऑफ लॉग वाई इंटू सी। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। अब लॉग को दोनों तरफ से गायब कर लो, ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, इसको कैसे करोगे, अब एक्स बाई सी लॉग वाई लिख लो, और यहाँ अगर लॉग के पावर में बेस में कुछ नहीं है तो मतलब ई टू है, तो ई उस तरफ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन सी। अगर किसी को ये स्टेप समझ नहीं आया तो देखो एक लॉग की ना प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी देखो ऐसे होती है, जैसे यहाँ लॉग है और यहाँ पर ई है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, तो अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू यहाँ लिखो, और ई टू द पावर बी वो ई की पावर में चला जाएगा उस तरफ, तो यही मैंने लगाया हुआ है। देखो वाई की वैल्यू कैसे निकाली है, ई टू द पावर एक्स अपॉन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्स 5 डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5। ठीक है, अब क्या करो, डी वाई के नीचे लिखो माइनस वाई की पावर 5, और डी एक्स के नीचे लिखो एक्स की पावर 5। बस दोनों को इंटीग्रेट करना है। अब देखो मैं चाहूँ तो इसको यहीं छोड़ देना चाहिए मुझे, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है। ओके, समझ गए ये वाला स्टेप क्या करा मैंने, अरे एक्स की पावर 5 को ऊपर लेके जाऊँगा तो माइनस बन के नहीं जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया, इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, 1 अपॉन वाई की पावर 4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन 4 1 अपॉन हाँ एक्स की पावर 4। इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे आप, प्लस सी भी लगा देना भाई, प्लस सी यहाँ लगा दो। क्या करोगे इसके बाद, अब यहीं पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके बाद कुछ हो सकता है क्या, 1 अपॉन वाई की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू सी। नहीं, कुछ नहीं हो सकता इसके बाद, तो बस आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा, ये आपके आ गया है। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, डी वाई के साथ कुछ नहीं है तो साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। देखो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, यहाँ पर आई लेट लगाओगे, क्योंकि आप देखो मैं इसको ना साइड में रखता हूँ अभी, क्योंकि इसका आंसर तो वाई होगा। ठीक है, अब सारा खेल यहाँ पे देखो, आप इसको साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आपको मैंने बाय पार्ट्स में पढ़ाया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आई लेट वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका फुल फॉर्म क्या होता था, आई का इन्वर्स, एल का लॉग, ए का अलजेब्रा, टी का ट्रिग्नोमेट्री और ई का एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आप सीरीज़ में लिखोगे। तो मतलब पहले क्या है, इन्वर्स है ना पहले, तो इन्वर्स को पहले लिखो। और वन क्या है, वन एक एल्जेब्रा है, क्योंकि वन को हम कैसे लिखते हैं, 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, तो वन को बाद में लिखो। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फर्स्ट बनेगा, ये हमारा सेकंड बनेगा। फिर बाय पार्ट से आप कैसे करते थे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, ऐसे ही करते थे। बस वही लगाऊंगा मैं यहाँ पे, देखो इसको तो यहीं रहने दो। और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये फर्स्ट है, इंटू 1 का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ओके, इसको मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, जल्दी बताओ, 1/√x² माइनस a²। ठीक है, सो y इज इक्वल टू, ये इसका 1 का इंटीग्रेशन x और साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन, ओके, और इनटू x आप लिखोगे और इसका भी इंटीग्रेशन अभी करोगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जल्दी बताओ, जो ये वाला पार्ट है, ये भी तो बचा हुआ है अभी। देखो ध्यान से देखो, 1 माइनस x² को मैं t मानूँ अगर, तो यहाँ पर मेरा जाएगा 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x डी एक्स की डी टी अपॉन 2। ओके, तो यहाँ लगाओ, इसको तो ऐसे ही रहने दो, माइनस को बाहर लिखो। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, माइनस डी टी अपॉन 2 इंटू 1/√t। ओके, अब बस इसको इंटीग्रेट करना है आपको, सॉरी इंटीग्रेट का साइन अभी भी रहेगा, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन किया नहीं, अभी बस सब्स्टिट्यूट किया। कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट, जल्दी बताओ। 1/√t को ही तो इंटीग्रेट करना है, क्या होता है इसका आंसर, 2√t होता है। अरे यार 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है भाई, नहीं पता क्या, देखो रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ, ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस हाफ हो जाएगा, अब माइनस हाफ प्लस 1, नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1, तो ये नीचे आपका 1/2 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ऊपर तो आपका √t हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1/2 प्लस 1 करोगे तो आपका 1/2 ही आएगा, और 1/2 का मतलब √t होता है, तो वही तो लगाया यहाँ पे, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, देखो साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, और इसका आंसर आपका हो जाएगा 2√t। इंटीग्रेशन का साइन हटा दो अब, प्लस c, नीचे भी एक 2 चल रहा था तो उस 2 को भी लिख दिया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर लिखते हैं, आप छोड़ो, ये 2 से 2 कैंसिल, और t की वैल्यू मैंने क्या मानी थी भाई, 1 माइनस x², 1, ये आपका फाइनल आंसर ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th है e⁻x इंटू 10y dx प्लस 1 माइनस e⁻x सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, क्या करो, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, क्या करोगे आप यहाँ पे, देखो e⁻x 10y dx इज इक्वल टू -1 माइनस e⁻x सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, dx को ऊपर ही रहना है, तो e⁻x और यहाँ रखो आप 1 माइनस e⁻x dx इज इक्वल टू माइनस सेकेंड स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy। समझ गए, वेरिएबल सेपरेबल क्या है, वेरिएबल सेपरेट किया है मतलब। ओके, अब देखो इसका इंटीग्रेशन ऊपर बैठा हुआ है, दोनों को इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे, लेकिन माइनस के साथ आएगा। देखो 1 माइनस एक्स, ई एक्स को टी मानो यार, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस e⁻x dt बाई डी एक्स, तो सॉरी माइनस नहीं है, e⁻x डी एक्स है ये, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप माइनस डी टी अपॉन में टी इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ भी करोगे आप 10y का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर y ऊपर बैठा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10y।
अभी यहाँ पे प्लस लॉग सी लिखो, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में ना उसका आंसर भी लॉग में ही आ रहा है, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 ऊपर बैठा हुआ है, और माइनस को साइड में रखो, और टी को मैंने क्या माना था, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू, आपका फाइनल आंसर ये है। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ। लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगा दो, लगाना चाहो तो लगा दूँ मैं। पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये माइनस से छुटकारा पाया जाए। एक काम करो, राइट साइड से माइनस कॉमन लो, ठीक है। ये यहाँ से माइनस कॉमन लिया, और तो पता है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा ये कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको गायब भी कर देता हूँ क्योंकि कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी। और यहाँ पे लिखो लॉग ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, तो आपका फाइनल बचेगा 10y अपॉन सी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप सी को उस तरफ ले जाओ, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब आपको जो आर्बिट्री कांस्टेंट आप निकाल रहे थे ना, ये आर्बिट्री कांस्टेंट सी जो आप लिख रहे थे लास्ट में, उसकी अब वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। देखो कैसे निकालोगे, सिंपल, पहले तो सेम प्रोसीजर है आपका, ठीक है। ये तो ये फंक्शन है, डी वाई लिखो इसके साथ, या अभी रुक जाओ, अभी तो पूरा क्वेश्चन ऐसे ही लिखो, ठीक है। ये आपको वैल्यू डालनी है बाद में, लेकिन ये बाद में डलेगी, अभी रुक जाओ। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे खेलो, एक्स स्क्वायर को इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से, ये देखो मैं जिसको येलो मार्क कर रहा हूँ, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस 1, और यहाँ साइड में तो है ही एक्स प्लस 1, तो यहाँ 1 से कॉमन ले लूँ मैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अभी तक। इस राइट साइड को मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड ही सॉल्व करना है। तो यहाँ से अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सबको आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। अब लिख रहा हूँ मैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब करो वेरिएबल सेपरेट अब करो, ईजी हो जाएगा। क्या करोगे वेरिएबल सेपरेट, एक्स को एक्स के साथ रखो, डी एक्स ऊपर रहना चाहिए, तो डी एक्स उसके बाद जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। समझ गए ना, ये डी एक्स को उस तरफ लेके गया, इन दोनों को नीचे लेके आया इसके, और डी वाई को अकेला छोड़ दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना सबको आता है, नहीं आता तो भाई दिक्कत है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मैंने आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन कराते वक्त कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक बैठी हो, और उसके साथ एक फैक्टर बैठा हो, तो उसको कैसे खोलते हैं हम, देखो, और ऊपर तो कुछ भी हो, तो ऊपर तो ऐसे लिखो, तो फैक्टर के ऊपर तो पहले ए लिखो, ए अपॉन में एक्स प्लस 1, और क्वाड्रेटिक के ऊपर आपको लिखना है बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मैंने आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन कराते वक्त, ध्यान दो। और ये डी वाई को अभी मैं बाद में सॉल्व करूँगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकालना अभी थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। तो ये डी वाई को याद रखना कि साइड में डी वाई बैठा है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास जगह हो। अब क्या करूँगा मैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो राइट हैंड साइड में, क्योंकि तो उसी से तो हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे। एलसीएम लेना आता है ना, क्रिस क्रॉस और डिनोमिनेटर आपस में। फिर दोबारा बोल रहा हूँ मैं, एलसीएम कैसे देते हो आप, क्रिस क्रॉस और डिनोमिनेटर आपस में, ठीक है। और यहाँ तो ये भी चल रहा है, आपको सारे स्टेप करके दिखाना, ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, मैं गायब कर देता हूँ। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करोगे आप, कैसे करोगे, पहले मल्टीप्लाई कराओ यार इसको, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ वो करो, जैसे एक्स स्क्वायर वाले टर्म कौन से हैं, ये और ये, ओके। तो 2 को किसके साथ करोगे कंपेयर, ए प्लस बी के साथ, तो ये एक इक्वेशन मिल गई आपको। और ये एक्स को एक्स वाले के साथ करोगे, तो एक्स वाले कौन है, दिस एंड दिस, यानी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी एक्स, यानी एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो बी प्लस सी, तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। और जो सी वाले हैं उनको किसके साथ कंपेयर करोगे, सी और ए,
ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ तो सी के कोई कांस्टेंट है ही नहीं ना। ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा आपको ए और बी और सी मिलने चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू माइनस सी है, यहाँ से आपको पता लग रहा है। अब जब ए की वैल्यू माइनस सी है तो ये ऊपर डाल दो यहाँ पे, तो 2 इज इक्वल टू माइनस सी प्लस बी, और नीचे इसके साथ सॉल्व करो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 के साथ, बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 के साथ। इसको सॉल्व करना ज़रा, इससे कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। जैसे ही आपके पास b की वैल्यू मिल गई, तो b की वैल्यू मिल गई तो c भी मिल जाएगा, 3/2 प्लस c इज इक्वल टू 1, c विल बी 1 माइनस 3/2, दैट इज c विल बी 1 माइनस 1/2। c की वैल्यू मिल गई -1/2। a क्या हो जाएगा फिर, a 1/2 हो जाएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू माइनस सी है। समझ गए ना आप? तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। एक एक स्टेप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बारी। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू -1/2, तो a की वैल्यू 1/2। अब जो भी है ये वैल्यू यहाँ डालो चुपचाप, बस इसको यहाँ से मिटा दो। b क्या था भाई, b ये रहा, c ये रहा नीचे और a ऊपर रहा। ओके, तो अब क्या करो, आपको सिर्फ राइट वाला सॉल्व करना है। तो a क्या है, 1/2 dx अपॉन में x प्लस 1, प्लस b क्या है, 3/2 x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको सेपरेट कर दो। अब कुछ नहीं करा, -1/2 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये bx प्लस सी जो है ना, वो bx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 करा और c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 करा, जो कि ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने। अब इसको गायब कर दें यहाँ से। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, और इज इक्वल टू में y चल रहा था, याद है ना। सिंपली इसको इंटीग्रेट करो, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3/2 है ना ये। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे बैठा हुआ है और ऊपर है प्लस सिर्फ x, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव काइंड ऑफ ऊपर बैठा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानो पहले आप। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानोगे तो यहाँ में आपको मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। तो x dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dt अपॉन 2। यहाँ डालोगे dt अपॉन 2 अपॉन इंटू टी -1/2, और यहाँ इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन सबको पता है, tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग ऑफ t, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा -1/2 tan इनवर्स x प्लस c इज इक्वल टू में y चल रहा था ना, याद है ना, इज इक्वल टू में dy चल रहा है, तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार। थोड़े क्वेश्चंस की आंसर्स की लेंथ अब बढ़ जाएगी, तो प्लीज़ ज़रा ध्यान दो। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सोचने दो मुझे इसके आगे क्या करना चाहिए। डाल दूँ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू, तो यहाँ लिख दो, एक काम करो, y प्लस सी, यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें y प्लस सी लिख दो इस तरफ। ठीक है, अब क्या करो आप, ये जो स्टेप आया ना आप में, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 डाल दो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 डाल दो। ठीक है, तो y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। देखो अभी होगा क्या, यहाँ से सी को मैं वहीं लेता क्या, छोड़ो अभी। तो देखो 1/2 लॉग ऑफ 1 बनेगा ये, तो प्लस 3/4 यहाँ भी लॉग ऑफ 1 बनेगा, -1/2 tan इनवर्स 0 बनेगा। और 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपका sin 0 अपॉन cos 0 ही क्या होता है, tan 0 होता है। ठीक है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है ना। 0 को मैं tan 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 + 0 -1/2, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू है sin 0 अपॉन, हाँ 0 होती है। ठीक है, तो सबकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, सबकी वैल्यू 0 हो गई, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू y प्लस सी चल रहा है, और y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो c की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, देखो अगर आप c को इस तरफ लेते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड में अगर c लेते हो तो c की वैल्यू 1 होती है। मैंने राइट हैंड साइड पे लिया तो c की वैल्यू मैं -1 कर रहा हूँ। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
समझ गए ना आप? यहाँ y की वैल्यू c है, यहाँ 0 ही है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ओके, अब जैसे आपकी c की वैल्यू -1 होगी, और +1 भी हो सकती है अगर आपने c को लेफ्ट हैंड साइड में लिया होता। ओके, तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर तब दोनों केसेस में सही है। तो अब ये c की वैल्यू -1 को यहाँ रिप्लेस करना है आपको। दिख रहा है ना आपको इस तरफ? मैं ऊपर लिख दूँ फाइनल आंसर। y-1, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। इसके आगे अगर आप सॉल्व करना चाहो तो बच्चे आप कर सकते हो इसके आगे भी सॉल्व। कैसे करोगे? देखो, लॉग को अगर आपको हटाना है कि भाई मुझे तो लॉग नहीं चाहिए, ये लॉग मुझे तंग कर रहा है, लॉग वैसे फटेगा नहीं, आप यहीं भी छोड़ सकते हो, लेकिन अब अगर मैं चाहूँ तो आपको दिखाऊँ थोड़ा बहुत कि देखो यहाँ पे ना एलसीएम लो इन दोनों में, इन दोनों में। इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 4 है, तो इसके एक 2 की कमी है, तो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर होगा। और ये जो इस तरफ है ना, ये इसको उस तरफ ले जाओ, y-1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x, क्योंकि इसका अभी कोई रोल नहीं है, तो लॉग को मुझे सेटल करना है, मैं आपको सिखा भी दूंगा। अभी जो 2 है ना, लॉग के पहले, देखो जब लॉग के पहले कुछ होता है ना वो पावर में चला जाता है। थोड़ी लॉग की प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए यार, जैसे ये लॉग c है, ठीक है, तो ये a, तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log c की पावर a, ठीक है। ये जो पहले है ना ये पावर में चला जाता है, तो यहाँ भी ये 2 पहले है तो ये पावर में चला जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको कि ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए, 4 होगा नीचे यार। जब आप कॉलेज में जाओगे ना, कॉलेज में, तो वहाँ काम आती है, ठीक है। इसको तो मैं नहीं छेड़ूंगा, पर मैं इसको मिटा देता हूँ। अरे इसको नहीं छेड़ना था। अब देखो, अब मेरी बात सुनो अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ से 1/4 को कॉमन लो, और अंदर क्या बचा, log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस ये जो अब 4 तो बाहर आ गया, तो इसके आगे 3 बचा, और ये 3 वापस पावर में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 4 बाहर ले लिया ना नीचे से, देख लो, तो ये तो 4 जो है 1/4 दोनों में से कॉमन है, ब्रैकेट भी लगा देता हूँ। अब ये log a प्लस log b वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, बताता ही आ रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और इज इक्वल टू में तो ये चल ही रहा है। ओके, अब क्या करोगे? अब इसके आगे क्या सॉल्व करोगे? इसके आगे यार 4 को उस तरफ ले जाओ, फोर जो है यहाँ चला जाएगा, ठीक है। बस यहीं पे छोड़ दो यार, इसके आगे मत जाओ। ओके, ये आपका फाइनल आंसर, यहीं भी छोड़ सकते हो, अब इससे पहले भी छोड़ सकते थे, मार्क्स मिलेंगे पूरे। यहाँ देखो, x इंटू एक्स स्क्वायर -1 dy/dx इज इक्वल टू 1। देखो कैसे करोगे इसको, x वाले dx को ऊपर चाहिए ना आपको, dy यहीं छोड़ो, इज इक्वल टू dx अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? देखो मैं बताता हूँ कैसे करोगे। एक्स स्क्वायर -1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी, a-b वाली प्रॉपर्टी लगा दो। जैसे आपने लगा दी, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, y होगा, यहाँ पे इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगा? क्योंकि सिंपल फैक्टर्स है नीचे, तो देखो अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो भाई दिक्कत है। यहाँ कर दूँ, अगर आपको नहीं आता तो जल्दी से जाओ मेरी वीडियो देखो पार्शियल फ्रैक्शन की। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1 इस तरफ चल रहा है, तो a, यार थोड़ा बड़ा मुझे लिखना पड़ेगा, बड़ी इक्वेशन बनेगी, यहाँ लिखते हैं नीचे 1 इज इक्वल टू a के पास देखो किसकी कमी है, x प्लस 1 की कमी है, x माइनस 1 की कमी है, मल्टीप्लाई कराओ, सबको आता है ना एल्सियम लेना यार। और b के पास देखो x की कमी है और x माइनस 1 की कमी है, और प्लस c के पास इन दोनों की कमी है, और नीचे ये तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और जैसे फाइनली ये दोनों उस तरफ से कट जाएंगे। मैं लिख नहीं रहा भाई प्लीज़, ठीक है। आप क्या करोगे? आप इसको हटा दें, इसको नहीं हटाते, ओके।
नहीं नहीं, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, ठीक है। अब देखो x प्लस वन है, x माइनस वन है, x है, x माइनस वन है, x है, x प्लस वन है। वेन x इज इक्वल टू वन, x को वन डाल दो तो ये पूरी टर्म ज़ीरो, ये पूरी टर्म ज़ीरो, c की वैल्यू मिलेगी c इंटू टू, सी की वैल्यू मिल गई आपको 1/2, ठीक है। अब जब c मिल गया है आपको, अब क्या डालो x में, वेन x इज इक्वल टू ज़ीरो। x जब मैं x में आप ज़ीरो डालोगे तो आपको क्या क्या वो हो जाएगा, ये ख़त्म, ये ख़त्म, a की वैल्यू मिलेगी 1 इज इक्वल टू a इंटू वन इंटू माइनस वन, ठीक है। a की वैल्यू क्या मिलेगी, -1, a मिल गया, c मिल गया। अब क्या चाहिए, b चाहिए। अब b के लिए आप किसको, इन दोनों को कुछ सेटल करना पड़ेगा। व्हेन x इज इक्वल टू -1 डालोगे, अब करो आप व्हेन x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो 1 तो यहाँ हो जाएगा, जिससे ये ख़त्म और ये ख़त्म, b मिलेगा, b इंटू -1 इंटू -2 हो जाएगा ये, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, ठीक है। अब तीनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ऊपर डाल दो। साइड में dy चल रहा था ना, याद है ना, तो ऊपर डालोगे यहाँ पे आप a/x, तो यानी -1/x प्लस 1/2 dx अपॉन में x प्लस 1 प्लस 1/2 dx अपॉन में x माइनस 1, और साइड में dy चल रहा था, याद है ना। अब बस सिंपली इसको सॉल्व करो, सिंपली सॉल्व करोगे इसको तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस c, यहीं पे कर दूं क्या, यहाँ पे तो प्लस log c कर देते हैं, इज इक्वल टू वाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सारी दिक्कत होगी ना आपको, ये इसको सॉल्व करने में होगी, मेरे को सोचने दो। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं 2 सबसे वो ले लूँ, एक काम करो 1/2 को ना बाहर लो, जैसे आप 1/2 को बाहर लोगे ना आपको मिलेगा, देखो ये मिलेगा, इससे भी बाहर लो, इससे भी और इससे भी। तो जब अब इनसे 1/2 बाहर ले रहे हो तो इनको एक 2 देना पड़ेगा ना यार। मैं पता है यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, यहाँ देखो ऊपर, मान लो मेरे को लेना है 1/2, देखो कोई एक इक्वेशन है 1/2a प्लस b है, ये इक्वेशन है कोई भी। अब मुझे मान लो 1/2 बाहर लेना है दोनों में से, तो 1/2 को मैं बाहर लिखूंगा और अंदर तो a बचेगा, b के साथ क्या आएगा, b के साथ ना 2b आएगा। बस अभी आप इन दोनों को देखो, इसको देखो, इस वाले पार्ट को। मेरे पास इक्वेशन थी a/2 प्लस b, मैंने बोला कि 1/2 को मुझे बाहर लेना है। अब 1/2 को जब मैं बाहर लूँगा ना, कॉमन लूँगा, तो a प्लस 2b आएगा अंदर। क्यों आएगा 2b, क्योंकि देखो 1/2 जब वापस अंदर जाएगा ना तो ये ऊपर वाली इक्वेशन ही बनाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जब मैं किसी एक वेरिएबल से कुछ कॉमन लेता हूँ जो कि उसमें है नहीं, मुझे उसको एक वो देना पड़ता है। जैसे b के साथ 2 था नहीं और मुझे b से 1/2 कॉमन लेना है, तो जब मैंने 1/2 बाहर लिया तो मुझे उसको 2 देना पड़ेगा, ताकि जब वो 1/2 वापस अंदर जाए ना तो वापस से b बना दे, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से 1/2 को कॉमन ले रहा हूँ तो मुझे इन दोनों को, शेडेड पोर्शन को क्या देना पड़ेगा, एक 2 देना पड़ेगा। 1/2 को सबसे बाहर लिखो, -2 log x प्लस यहाँ पे तो 1/2 था इनके पास, तो इनको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास 1/2 नहीं था उनको 2 देना पड़ेगा, y, ठीक है। क्यों दिया मैंने 2, क्योंकि जब ये 1/2 वापस अंदर जाएंगे तो ये ऊपर वाली इक्वेशन वापस बना देंगे, बस इसीलिए दिया। मैं इसको मिटा दूँ, ज़रूरत तो नहीं है। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपका जो आंसर है ना बुक के पीछे जो दिया है उससे मैच हो जाए। आप चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हो और डायरेक्ट y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 डाल सकते हो, लेकिन समझो इसको भी। अब ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि ये जो पहले वाला चीज़ है ना, ये पावर में चला जाता है, इसके पहले कुछ नहीं है और इसके पहले भी 2 है। ये देखो मैंने शेड कर देता हूँ, ये 2 जो है वो पहले है ना, लॉग के पहले है वो, अब जो लॉग के बाद में उसकी पावर में चला जाएगा। देखो -log ऑफ x स्क्वायर प्लस, इसको तो ऐसे लिखो, और यहाँ ये भी पावर में चला जाएगा। अब बात सुनो मेरी, मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू log abc। ये प्रॉपर्टी होती है, जब भी log प्लस में सेपरेट होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तीनों भी प्लस में है तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
ठीक है, साइड में ये चल रहा है, मतलब ये माइनस में है। और मैंने आपको बताया लॉग ए माइनस बी कितना होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी, ये होता है यार, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी। ये थोड़ी प्रॉपर्टीज़ याद रखो, काम आती हैं। इज इक्वल टू में वाई चल रहा है, मैं इसको हटाना नहीं चाहता। तो ये जो एक्स स्क्वायर है माइनस में है इनके साथ, तो ये नीचे चला जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके। देखो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी। बस यार यहीं पे छोड़ो इसको। अब क्या करोगे, आपको सी चाहिए होगा जिसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू डालोगे। क्या बोल रहा है, y जब 0 है और x 2 है, यही बोल रहा है। हाँ चलो, y में 0 डालो, ये 0, x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये 1/2 इस तरफ है, तो वो 0 के साथ जाके भी 0 हो जाएगा। ठीक है, x में क्या डालो 2, तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 प्लस 2 प्लस 1 ना, 2 प्लस 1, x में 2 डालोगे तो 2 माइनस 1 1, सी स्क्वायर को ऐसे लिखो क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और नीचे गएगा 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। मुझे नीचे वाली वैल्यू तो चाहिए होगी ना, तो मैं यहाँ से साइड में करता हूँ इसको। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ 3/4 सी स्क्वायर। ओके, देखो अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, प्लीज़ यहाँ देखो, ये 0 इज इक्वल टू में। अब मैंने आपको बताया कि 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 1 लिख सकता हूँ ना। 0 को मैं log 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, प्लीज़ नहीं है। 0 को मैं log 1 लिख सकता हूँ, दोनों तरफ log कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, log कैंसिल हुआ है, सिर्फ 1 उनके पावर आएंगे। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4, सॉरी 4/3। सी की वैल्यू, सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3। तो इतनी बात समझ गए आप। अब ये जो 4/3 आई है, इसको यहाँ डालो अब वापस से, ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाए प्रॉपर। तो आपका फाइनल आंसर ये होगा, 4/3, नीचे ये 3 फिर नीचे चला जाएगा अपॉन में, क्योंकि 4/3 है, एक्स स्क्वायर इसके साथ है, इज इक्वल टू वाई। देखो जो आपको पीछे बुक में आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। मैंने आपको एक एक स्टेप करके बताया हुआ है कि ये आंसर तक हम कैसे पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से आओ। कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉस उस तरफ चले जाओ, कॉस इनवर्स ए। ठीक है, अभी कॉस इनवर्स ए के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, तो डी वाई कॉस इनवर्स ए कांस्टेंट है 1 का डी एक्स। ओके, इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू एक्स प्लस सी। बस, अब y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0 तो ले लेगा, तो आपको c की वैल्यू 1 मिलेगी। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स a प्लस 1। तो ईजी था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई 10x। ओके, डी वाई अपॉन वाई और 10x के साथ x ले जाओ, सॉरी डी एक्स ले जाओ। ठीक है, 10x को ऐसे लिखो आप, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो आप, 10x को लिखो साइन अपॉन कॉस डी एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है साइन एक्स, लेकिन माइनस भी चाहिए होगा आपको, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस लगाओ, लॉग ऑफ कॉस एक्स लिखो, प्लस सी भी लिखो यहाँ पे, लॉग ऑफ वाई भी लिखो। अब जब सारा आंसर लॉग में है तो ये लॉग के साथ सी भी लगा दो। ओके, ये माइनस लॉग के पहले है, -1 लॉग के पहले ऊपर जाएगा पावर में, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स की पावर -1 हो जाएगा, प्लस लॉग सी चल ही रहा है। अब लॉग कॉस एक्स की पावर -1 है तो नीचे चला जाएगा डिनोमीटर में, लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स, और लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ लॉग ऑफ सेक एक्स। देख लो ना, समझ गए ना, जब भी किसी की पावर माइनस में होती है वो डिनोमीटर में जा जाता है, जब डिनोमीटर में चला गया तो 1 अपॉन कॉस एक्स बना, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, लॉग सेक एक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे सेक एक्स।
साइड में क्या चल रहा है, log y चल रहा है, और इस तरफ क्या चल रहा है, प्लस log c चल रहा है। आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हो रही है, प्लीज़ होनी चाहिए। अब वैल्यू डालो, क्या बोल रहा है वो, x की वैल्यू 0 लो और y की वैल्यू 1 लो, तो log 1 इस तरफ, y की वैल्यू 1 है ना, log ऑफ sec 0 प्लस log c। c को मैं log लगाऊं कि नहीं, देखो देखते हैं। देखो अब इधर क्या होगा, एक काम करते हैं ना, पहले log को कैंसिल करते हैं, वैल्यू बाद में डालेंगे। एक सेकेंड रुको, ये log तो कैंसिल हो रहा है, क्या हो गया भाई, यहाँ देखना ज़रा 2 मिनट, ये log y इस तरफ था ना, और log ऑफ sec x प्लस log c क्या हो गया, log sec x इंटू सी हो जाएगा, log से log कैंसिल हो तो आपका फाइनल क्या बचेगा, sec x इंटू सी बचेगा। ठीक है, अब डालो यहाँ पे जो डालना है आपको, y की वैल्यू 1, sec की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 0 इंटू सी। sec 0 कितना होता है, पहले आप देखो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो cos और sec में रिलेशन कैसा होता है, cos 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec 0 लिख सकता हूँ, है ना, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। तो sec 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन cos 0, सबने पढ़ा है 10th में यार, cos का उल्टा sec होता है, cos 0 1 होता है तो 1 अपॉन 1, तो sec 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू सी, दैट मीन सी की वैल्यू 1। अब जैसे आपकी सी की वैल्यू हो गई, यहाँ डाल दो, कहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, यहाँ पे सी की वैल्यू 1 यहाँ पे डालोगे, तो फाइनल आंसर बचेगा, या यहाँ पे डाल दो क्योंकि लॉग को कैंसिल ही कर दो ना, यहाँ पे, तो फाइनल आंसर आपका ये बचेगा, y इज इक्वल टू सेक एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स, क्योंकि c की वैल्यू 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, y डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन x। तो इसको मैं dy बाई डी एक्स लिख देता हूँ पहले, थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, अब जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा ढंग से वो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा उसको क्वेश्चन। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, तो आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगाओ और इसको आई कह दो, इस पूरे को आई कह दो, ताकि मैं आई को अलग से सॉल्व करूँ। मैंने आई किसको माना, dx को माना, यहाँ आई लेट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन कौन बनेगा, साइन एक्स बनेगा, सेकंड कौन बनेगा, ई बनेगा। तो आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस डेरीवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का होल डी एक्स। ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो ये आई तो चल ही रहा है बगल में, आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस यहाँ पे फिर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी फर्स्ट कौन बनेगा ये और सेकंड बनेगा ये, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ज़रा ऊपर आना यार, ये मुझे चाहिए होगा, चलो छोटा छोटा लिख देता हूँ, थोड़ा कोप करना मेरे साथ, ठीक है, कोप अप करना। तो यहाँ हो जाएगा आई इज इक्वल टू, देखो ऊपर देखो, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ई एक्स डी एक्स। ठीक है, ई जो डी एक्स है सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ। ओके, तो अभी भी यहाँ पे इंटीग्रेशन बचा हुआ है क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाई पार्ट्स। मेरी बात सुनो आप, यहाँ पहले मेरी बात एक बात सुनो, ये जो है ये जो शेडेड पोर्शन में कर रहा हूँ, इसको मैंने आई लिया था ना, ये देखो यहाँ पे पूरे इंटीग्रेशन के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स को मैंने आई लिया था ना, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा आई लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस आई, यही बचा, सॉरी अब देखो प्लस आई बचा ना, ये जो माइनस साइन बाहर बैठा हुआ है अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज कर देगा, तो मैं इसको मिटा दूँ, ये अंदर जाएगा तो इन सबके साइन चेंज करेगा, तो आपको फाइनल क्या बचेगा, आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस आई, क्योंकि माइनस अंदर गया तो साइन चेंज करेगा, अब ये आई उस तरफ जाएगा आई के साथ, तो 2i बन जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लोगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनेगा,
समझ गए ना। और आई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ये आ गई आपकी आई की वैल्यू। और आपने आई किसको माना था, क्वेश्चन को ही माना था, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स को माना था ना आपने आई, तो वो कहाँ गया, वो ये रहा। मैं वापस से क्वेश्चन में जाऊँगा, आपके पास तो हो गई। देखो इधर आपको मिला था y dy, सॉरी यहाँ सिर्फ dy मिला था, इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या मिल गई अब आपको, क्योंकि आपने इंटीग्रेट भी कर दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको भी इंटीग्रेट कर दो तो y इज इक्वल टू, यहाँ प्लस सी भी लगा दो, ओके। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल चुकी है। अब जो बोल रहा है वो करो, क्या बोल रहा है वो 0,0 से पास कर रहा है ना, तो 0,0 ला लो, ई टू द पावर 0 1 होता है, एक्स में 0 डालो, वाई में भी 0 डाल दो, 0 इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 अपॉन में 2 प्लस सी की वैल्यू निकालो, ई टू द पावर 0 1 होता है, ठीक है, या तो नीचे साइन 0 0 होता है, ये कॉस 0 1 होता है, तो -1/2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी +1/2। जैसे सी की वैल्यू +1/2 आ गई, यहाँ डाल दो, जो आपका सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है ना आपका +1/2। आर्बिट्री कांस्टेंट आपको हटाना है ना, सी की वैल्यू आपने दे दी ना 1/2, अब ये क्या बन गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। ये पहले जनरल सॉल्यूशन था जब सी था, समझ गए। अब जो करना है इस इक्वेशन के साथ कर लो, क्या करोगे इसके बाद, ये नीचे से 2 दोनों के। सो क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास था नहीं, तो 16 मैंने पेस्ट कर दिया, मतलब मैंने मैनुअली, क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास था नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने लिख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो वाई के नीचे लेके जाओ वाई का फंक्शन, और डी वाई को यहीं रहने दो, और एक्स प्लस 2 के साथ लेके जाओ एक्स का फंक्शन, डी एक्स को यहीं रहने दो, ठीक है। सॉरी, हाँ सबको सही है ना। देखो वेरिएबल सेपरेट कर दिया ना आपने। अब जब आपने वेरिएबल सेपरेट कर दिया तो लेफ्ट वाला इंटीग्रेशन सबको पता है, +2 -2 करेंगे, न्यूमरेटर में सिखाया हुआ है मैंने इंटीग्रेशन के वीडियोज़, ठीक है। और यहाँ पे तो इसको सेपरेट कर दो, तो x के नीचे दोनों चले जाएंगे, तो 1 + 2/x dx बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा, y + 2 अपॉन में y + 2 -2 dy अपॉन में y + 2 इज इक्वल टू dx + 2 dx अपॉन x। समझ गए ना, यहाँ पर भी आप dy लगा दो, ओके। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 dy -2 dy y + 2 इज इक्वल टू dx + 2 dx बाई x। सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो इसका 1 dy का इंटीग्रेशन y -2i ऑफ log ऑफ y + 2 इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x + 2 log ऑफ x प्लस सी भी लगा दो, ठीक है यहीं पे। तो जैसे आपने ये सब कर दिया, अब वो कह रहा है कि 1 - 1 से पास कर रही है ये कर्व, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है ये कर्व, ये 1 - 1 से पास कर रहा है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, ठीक है। तो y की वैल्यू -1 डालो, -1 - 2 log ऑफ -1 + 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 + 2 log ऑफ 1 + c, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा -1, ये log 1 0 हो जाएगा, ये log 1 बनेगा ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0, तो यहाँ भी ये 0, ये भी पूरी टर्म 0, ये वाली पूरी टर्म 0, ठीक है। तो आपका फाइनली क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू 1 + c, ठीक है। और ये c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। जैसे आपने c की वैल्यू -2 निकाल ली, यहाँ डाल लो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये c को गायब करके आप लिखो -2, तो जो फाइनल आंसर है आपका ये है। अगर इसको फर्दर आपको सॉल्व करना है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो आप ऐसे करोगे, इसको y - x + 2 कर दो इसको, और यहाँ लिखो 2 log x + 2 log ऑफ y + 2, ओके। आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, y - x + 2 लिखोगे इसको। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, और अंदर क्या बचा, log x + log ऑफ y + 2। अब जैसे ही यहाँ से ये कॉमन लिया आपने 2 को, वैसे क्या करोगे, y - x + 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log a + log b वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, तो log ऑफ x इंटू वाई + 2, ठीक है यहाँ तक।
कोई दिक्कत नहीं है, बस यहीं पे छोड़ दो, ब्रैकेट में ले लेना यार इसको, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको ई के ऊपर ले जाऊँ, वो करूँ बाकी सब, या टू को उस तरफ ले जाऊँ, छोड़ो रहने दो, यहीं पे रहने दो, क्योंकि इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है अभी। वो क्या करोगे अब, ये बेस ई है ना यहाँ पे, पहले टू को उसके नीचे भेज देना, फिर वो पूरा ही ई की पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो उतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 17। कितने क्वेश्चन है हमारे पास? 23 क्वेश्चन है। 17 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्लास 11th चैप्टर नंबर 10th, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 होता है स्लोप का मतलब, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये स्लोप ऑफ लाइन होती है, और हम यहाँ पे क्या निकालते हैं क्लास 12 में, स्लोप ऑफ कर्व, तो dy/dx कहते हैं हम उसी को, ठीक है। अब वो जैसे ये कर्व है, ओके, अब इसका स्लोप को मैं कह रहा हूँ dy/dx, लेकिन ये निकला कैसे, मैंने पता है क्या करा, अगर मान लो स्लोप मुझे इस पॉइंट में पता करनी है ना, तो यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट कहते हैं जो कर्व को स्ट्रेट लाइन पास करके चले जाए, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट पे इस टेंजेंट की स्लोप निकाल दी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, तो मैंने डिड्यूस कर लिया यही बात कि ये जो इस पॉइंट पे जो स्लोप निकली ना, वही कर्व की स्लोप होगी, जिसको मैं dy/dx कहता हूँ। इसका मतलब होता है टेंजेंट, टेंजेंट मतलब जो कर्व को छू के निकल जाए स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाल दो, तो इस पॉइंट पे कर्व की स्लोप आप मानते हो उसको, ओके। वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप, स्लोप मतलब dy/dx, प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, एंड y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x, ओके। एंड दिस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है ना आपकी, तो यह बनेगा आपका dy इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो y²/2, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन ऊपर लगाओ, यहाँ भी y²/2 इज इक्वल टू x²/2 प्लस c। अब वो कह रहा है कि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन आई है ना आपकी कर्व, ये कर्व की इक्वेशन है, ये इलिप्स है अगर आपको नहीं पता तो, नहीं इलिप्स नहीं, हाइपरबोला, सॉरी हाइपरबोला है ये, ओके, विद मेजर एक्सेस ऑन y, ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन है ये। अब ये जो किससे पास कर रही है, 0, 2 से, तो 0 क्या लोगे x को, और 2 लोगे y को, तो -2 का स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू c, क्योंकि x तो 0 हो गया, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4/2 2 होता है, तो अब जब 2 आ गया तो यहाँ डाल दो ये वाली इक्वेशन में, y²/2 - x²/2 इज इक्वल टू 2c, है ना, सॉरी 2, c तो एलिमिनेट हो गया ना, c की वैल्यू तो निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका y² - x² इज इक्वल टू 4। अब ये किसकी इक्वेशन है, ये आप मुझे बताओगे, मुझे तो पता है ये इक्वेशन किसकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अरे यार हाइपरबोला की तो इक्वेशन है वो, y²/2 लिखोगे, 2 का स्क्वायर - x²/2 का स्क्वायर लिखोगे, अरे यार क्लास 11 भूल गए हो आप, फिर आप बोलोगे कि इसको खुद नहीं पता होगा तो इसलिए नहीं बता रहा। अबे भाई मुझे पता है, ये y²/4 लिखोगे, यहाँ पे x²/4 लिखोगे इज इक्वल टू 1 रखोगे, फिर y²/2 का स्क्वायर लिखोगे, x²/2 का स्क्वायर लिखोगे इज इक्वल टू 1, यह हाइपरबोला की इक्वेशन नहीं होती जिसमें एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वही dy/dx इज इक्वल टू ट्वाइस, बोल रहा है ट्वाइस मतलब 2, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट मतलब क्या, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, पढ़ना आना चाहिए। अब ये पॉइंट एक ये है और दूसरा पॉइंट एक -4, 3 है, क्या आप स्लोप नहीं निकाल सकते, ये बात हो गई। अब स्लोप निकाल सकते हो, ये x, y को ना बाद में लिखो, ठीक है, सबको आता है स्लोप निकालना, क्लास 11 में पढ़ा है। इसको लोगे x1, इसको लोगे y1, इसको लोगे x2, इसको लोगे y2, क्या लिखोगे, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, यार क्लास 10 स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10, क्लास 11 चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। y2 - y1 मतलब y -3 अपॉन में x -4, इट विल बी y +3 अपॉन में x +4, यहाँ डालो, तो ये इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, y +3 अपॉन में x +4 को सॉल्व करने के लिए कह रहा है, ठीक है। आप वही वेरिएबल सेपरेट करो, और वो पास कर रहा है किससे, -2, 1 से, तो dy अपॉन में y +3 इज इक्वल टू dx अपॉन में x +4। थक गया भाई मैं, काफ़ी देर से हो गया, ठीक है, ये थोड़ा लंबा खिंच गया। तो ये dy के नीचे आपने ये लिख दिया, यहाँ 2 भी लगा दो भाई, 2 लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इसको इंटीग्रेट करो, log ऑफ y +3
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 4, और जब आंसर लॉग में है तो सी को भी आप लॉग में लोगे। क्या करोगे आप, सी की वैल्यू निकालोगे -2, 1 से पास करा के। पहले मैं लॉग को हटा दूँ क्या, देखो ये log 2 जो है पावर में चला जाएगा, log a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, log a b। फिर लैग आ गया, क्या लैग नहीं आना चाहिए भाई, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं बस, साथ दे दे। ठीक है, log से log कैंसिल, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। यार ये स्क्वायर परेशान कर रहा है, स्क्वायर को वहीं रखूँ क्या, छोड़ो रहने दो। अब वो क्या कह रहा है, -2 लो x को, 1 लो y को। ठीक है, यहाँ से आपके निकलेगा c, सो 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जैसे c की वैल्यू 1 आ गई ना, यहाँ डाल देना इस इक्वेशन में, तो c की वैल्यू 1 आ गई, तो आपके फाइनल आंसर क्या बचेगा, फाइनल आंसर आपका बचेगा मेरे दोस्तों ये, ओके, y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। बड़ू में आ गया। अब द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड, स्फेरिकल बैलून मतलब बलून, चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट मतलब k टाइम्स या m टाइम्स समथिंग। ठीक है, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, रेडियस पहले 3 यूनिट्स है, एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स, फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून आफ्टर t सेकेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ईजी भी है। वॉल्यूम को लो आप v, ठीक है, ये चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, देख लो सेकेंड्स, जब टाइम चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो इसका मतलब dv/dt कैसे चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, कांस्टेंट को मैंने k मान लिया, ठीक है, k ही मानते हैं हमेशा। अब ये dv/dt आपको निकालना पड़ेगा, कैसे, अगर मैं d को v की जगह में क्या लिख दूँ, इस v की जगह में लिख दूँ 4/3 πr3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो d/dt निकालो ऑफ दिस 4/3 πr3 का, तो d/dt इसको ऐसे लिखो 4/3 इंटू 3πr², r के रिस्पेक्ट में, और dr/dt r के रिस्पेक्ट में, मतलब r को तो रिस्पेक्ट देनी है, साथ में टाइम को भी रिस्पेक्ट देनी है, समझ गए। सबने पढ़ा है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज, नहीं पढ़ा है तो भाई वीडियो पढ़िए मेरी, जाके समझो। d/dt करा है यार, कुछ नहीं करा, d/dt जब भी यहाँ d/dr जब करता ना तो मैं dt नहीं लिखता, मैंने यहाँ d/dt कर दिया है, तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अब सब कुछ डेरिवेटिव होगा। तो r एक वेरिएबल है इसमें और बाकी सब कांस्टेंट है, इसलिए r का भी डेरिवेटिव निकलता है भाई प्लीज़। अब ये 3 से 3 कैंसिल कर जाएगा, आंसर बचेगा 4πr² dr इज इक्वल टू k dt। ठीक है, k एक कांस्टेंट है, ध्यान रखना, कांस्टेंट क्या क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बाकी इंटीग्रेट करो, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। 4π को कांस्टेंट बाहर रखो, r³/3 इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इज इक्वल टू kt और प्लस c और लगा दो, समझ गए यहाँ पे। अब वो कह रहा है कि इफ़ इनिशियली का मतलब पहले का मतलब जब टाइम 0 है, व्हेन t इज इक्वल टू 0, वो कह रहा है रेडियस 3 यूनिट्स हो गई, मतलब r 3 यूनिट्स हो गया, डालो 3 का क्यूब को मैं ऐसे लिख दूँ और नीचे 3 चल रहा है, kt यानी k इंटू 0 प्लस c, ठीक है, समझ गए ना, यहाँ से प्लीज़ समझ गए। 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 36π। तो जैसे आपको c मिल गया ना 36π, यहाँ डालो ऊपर, यहाँ पे, तो c तो निपट गया भाई, c की वैल्यू आ गई 36π। अब क्या कह रहा है, यहाँ लिख दो 36π, ठीक है, c की वैल्यू। वो कह रहा है कि आफ्टर 3 सेकेंड्स द रेडियस इज 6 यूनिट्स, मतलब जब टाइम 3 हुआ, आफ्टर 3 सेकेंड्स रेडियस इज 6 यूनिट्स, तो व्हेन टाइम इज 3 रेडियस इज 6, ठीक है। तो रेडियस में डालो 6 और टाइम में डालो 3, यानी 4π 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, k इंटू 3 प्लस 36π, और नीचे 3 तो चल ही रहा है, ओके। 4π 6 इंटू 6 अपॉन में, यहाँ से 3 कॉमन लोगे ना तो अंदर क्या बचेगा, k प्लस 12π बचेगा, और फिर ये जब 3 है ना ये नीचे चला जाएगा, 3 इंटू 3, क्योंकि एक 3 ये रहा, एक दूसरा 3 यहाँ से उठ के आएगा, समझ गए ना। तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे बस k प्लस
12 बचेगा। अरे यार समझे नहीं क्या, यहाँ देखो ना, यहाँ पे क्या था, 3k प्लस क्या था, 36 पाई था ना, यहाँ से 3 कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, k प्लस 12 पाई नहीं बचेगा, जो 3 है वो उसके नीचे यहाँ चला गया ना ये, ठीक है। तो मैं इसको गायब कर दूँ और इसको इज इक्वल टू मैं लिख दूँ, समझ गए ना, आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो इतना तो। 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा, दोबारा कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 2 24, 24 इंटू 4 96, तो 96 पाई इज इक्वल टू k प्लस 12 पाई। अब यहाँ से आपको k की वैल्यू मिलेगी कितनी, 96 पाई माइनस 12 पाई यानी 84 पाई। अब जब आपको k की वैल्यू मिल गई, यहाँ डालो 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या आई है, 84 पाई t प्लस 36 पाई। ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। अब इसके साथ आप कुछ भी करो, क्या करोगे इसके साथ, देखो 4 पाई r क्यूब को इस तरफ रहने दो और 3 को यहाँ ले जाओ, और यहाँ से ना इन दोनों में से 4 पाई कॉमन ले लो। 4 पाई कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 21 पाई सॉरी 21 t प्लस 9, यही तो बचेगा ना। अब ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 अंदर चला जाएगा, तो r क्यूब इज इक्वल टू 63t प्लस 27। समझ गए ना यहाँ तक, ये 3 इसके साथ चला जाएगा, इन दोनों के साथ। ओके, जैसे ये r क्यूब, अब तो भाई सब कुछ ईजी है। अब r कितना हो जाएगा, क्यूब रूट दो बोथ साइड, तो क्यूब रूट बोथ साइड तो 27, ये है आपका r। ठीक है, यहाँ तक रेडियस निकालना था, रेडियस आप निकाल गए। क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी जल्दी से करते हैं आप, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से 1 घंटे से बहुत ज़्यादा ऊपर ही हो गया, लेकिन मुझे पूरा निपटाना है। देखो अगर मैं इतना देर बैठ रहा हूँ तो आपको भी बैठना चाहिए। इन अ बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, मैंने आपको बताया था कि dy बाई डी का मतलब क्या होता है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका मतलब y चेंज हो रहा है किसके चेंज होने की वजह से, x के चेंज होने की वजह से। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रिंसिपल चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ r% की वजह से चेंज हो रहा है पर ईयर। r% किसका, p का, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ये क्लास 8 से पढ़ते आए हो। ठीक है, और ये किस इज इक्वल टू r% ऑफ p। आप अरे आपको किस में मिलता है इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे ही तो मिलता है, प्रिंसिपल पे। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, चेंज है, और इस तरफ भी क्या है, चेंज है, दोनों तरफ चेंज है, दोनों को इक्वेट कर दिया आपने। अरे चेंज ही तो है ये, आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ना, इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब आपके प्रिंसिपल अमाउंट में कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब आपको चेंज हो रहा है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, तो राइट साइड में भी चेंज है, लेफ्ट साइड में तो है ही चेंज। डी बाई डी का मतलब होता ही है चेंज इन पी ड्यू टू चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रिंसिपल ड्यू टू चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर आप बनानी सीख गए ना तो बस कुछ नहीं करना। आप क्या करोगे, आप डी पी अपॉन पी करोगे इज इक्वल टू r100 dt करोगे। ठीक है, अब डी पी अपॉन पी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ पी, और यहाँ क्या होगा r/100 इंटू टी, क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन टी। अब यहाँ बेस में ई है। ठीक है, मैंने आपको बताया p इज इक्वल टू ई टू द पावर r100 इंटू टी। लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी ना, लॉग ऑफ b इज इक्वल टू ए अगर होता है और अगर बेस में e होता है तो b की वैल्यू क्या होती है, ई टू द पावर a होती है। वही तो लगाइए यहाँ पे e, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर r/100 इंटू टी। ओके, अब एक्सपोनेंट इन पावर अगर आपने पढ़ा है ढंग से, ई टू द पावर x इंटू वाई है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, सॉरी एक सेकेंड, ये प्लस होगा माइनस होगा, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, प्लस नहीं हो रही, सही है। एक सेकेंड रुको, इस क्वेश्चन को ना दोबारा करता हूँ मैं, कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। देखो इसके बाद आपने p उसके नीचे लेके गए डी पी अपॉन पी अप इज इक्वल टू r100 अपॉन इंटू डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर होगा लॉग ऑफ p इज इक्वल टू r100 t प्लस सी, एक c जोड़ना पड़ेगा ना जब हमने इंटीग्रेशन खत्म किया। अब देखो आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब लॉग ऑफ b इज इक्वल टू ए है और बेस में e है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू ई टू द पावर a होता है। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी मैं आपको पिछले क्वेश्चन से बताता ही आया हूँ। तो अब यहाँ देखो, ये
बेस ई है और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी सिमिलरली ई टू द पावर आर अपॉन 100 टी प्लस सी। अब अगर आपने एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ा है तो अगर सेम बेस है पावर प्लस है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन टू ई टू द पावर सी। यार सबने पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल पावर के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने ऐसे। जब देखो बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाती है, तो वो ऐड एडिशन में ही तो लिखा था ऊपर। ओके, अब ये इक्वेशन आपकी बन गई। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन में, इसको मिटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ इसको मिटा देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ़ ₹100 डबल इट सेल्फ इन दी 10 ईयर्स। वो कह रहा है 100 रुपये 10 साल बाद डबल हो रहा है। 100 रुपये अभी कितना है जब टाइम ज़ीरो है, 100 रुपये है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका 100 रुपये है जब टाइम ज़ीरो है, ये टी है भाई। तो ई टू द पावर आर 100 इंटू ज़ीरो इंटू ई टू द पावर सी, ठीक है यहाँ तक। तो 100 ई टू द पावर 0 इंटू ई टू द पावर सी, ई टू द पावर 0 1 होता है, तो ई टू द पावर सी की वैल्यू आपको क्या मिली 100 मिल गई। ओके, ये 100 था ना बगल में, तो ई टू द पावर सी की वैल्यू आपको क्या मिल गई 100 मिल गई, क्योंकि ई टू द पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो ई टू द पावर सी 100 हो गया। अब वो कह रहा है कि जब टाइम 0 था तो आपका प्रिंसिपल 100 रुपये था, ये टी इज इक्वल टू 0 पे प्रिंसिपल 100 रुपये है। अब 10 साल बाद यानी टाइम जब 10 हुआ तो आपका प्रिंसिपल 200 हो गया। तो यानी इस इक्वेशन में दोबारा डालोगे 200 इज इक्वल टू ई टू द पावर आर अपॉन 100 इंटू 10 इंटू ई टू द पावर सी। समझ गए ना, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ ऊपर से, समझ गए कि नहीं समझे। 200 हो गया ना प्रिंसिपल, और ई टू द पावर सी की वैल्यू आपको पता है 100 है, और यहाँ क्या हो जाएगा r/10 इंटू 100। तो ये 100 उसके नीचे चला जाएगा, तो ई टू द पावर r/10 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ आप जैसे लॉग लोगे ना, अब तो मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ ई आर 100 इज इक्वल टू लॉग 2। दोनों का ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी, ठीक है। लॉग से पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है, अभी पिछले क्वेश्चंस में बताता ही आया हूँ। तो लॉग ई यहाँ चल रहा है, लॉग 2 इस तरफ चल रहा है, पावर पहले आ जाती है और पावर ऊपर भी जा सकती है। ओके, अब यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, तो मतलब बेस में ई तो है, यहाँ पे इनके बेस में ई है, ई मानते हैं हम, ठीक है। तो लॉग ई ऑफ ई जो होता है 1 होता है, तो आर अपॉन ये 10 है भाई, आर अपॉन 10 इज इक्वल टू लॉग 2 की वैल्यू आपको गिवन है 0.6931। मुझे सब कुछ मिटा दो आप, ताकि कन्फ्यूजन रह रहा है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ पे ये है आपका आर क्या हो जाएगा 0.6931 इंटू 10, यानी आर की वैल्यू 6.931%। ये है भाई आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं, फिर जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन अ बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टीन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। दोबारा सेम कॉन्सेप्ट, मैंने आपको क्या बताया, चेंज किस में हो रहा है प्रिंसिपल में, तो डी बाय किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। आपका प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हो रहा है 5% रेट से चेंज हो रहा है प्रिंसिपल के, समझा दिया ना पिछले क्वेश्चन से, ठीक है। अब डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू 5/100 को मैं लिख दूँ 1/20 डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू 1/20 टी प्लस सी, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया आपने। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है आपसे, अब ये लॉग है पी है ना, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी ई टू द पावर टी अपॉन 20 प्लस सी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पी इज इक्वल टू ई टू द पावर टी अपॉन 20 इंटू ई टू द पावर सी, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट से आप करोगे सॉल्व। जब क्या बोल रहा है, एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट बी वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। जब टाइम 0 है, क्या बताऊँ, ये बता देता हूँ। जब टाइम 0 है तो आपका प्रिंसिपल अभी 1000 है, ठीक है। तो टाइम 0 है मतलब ये 0 हो जाएगा, और प्रिंसिपल कितना है 1000 बन जाएगा। और ई टू द पावर 0 में बताता ही आया हूँ 1 होता है, और इंटू ई टू द पावर सी इज इक्वल टू 1000। तो 1000 वैल्यू किसकी आ जाएगी, ई टू द पावर सी की। समझ गए यहाँ तक। अब वो कह रहा है कि कितना हो जाएगा 10 साल बाद, यानी जब टी 10 होगा तो आपका प्रिंसिपल बताओ कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, ई की पावर टी
10/2 इंटू 1000, समझ गए ना? ओके, तो p इज इक्वल टू a⁵ इंटू 1000। ओके, इतना प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 10 साल बाद। ओके, सॉरी 20 है यार, ये मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ? तो ये मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो ये हो जाएगा आपका e⁻1/2, समझ गए ना? बस वो t/20 को मैंने t/2 लिख दिया था। अब e⁻2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जो भी होगी वो यहाँ डाल देना। जैसे आप डालोगे वैसे ही आपका प्रिंसिपल 10 साल बाद आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इंक्रीज बाय 10%, नंबर इंक्रीज बाय 10%, मतलब बैक्टीरिया के नंबर 10% हो रहे हैं इन 2 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, मतलब टाइम निकालना है। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया मैं ले लेता हूँ वाई ले लूँ या कुछ ले लूँ, पी ले लेता, चलो पी नहीं, पी तो प्रिंसिपल होता है, क्या लूँ, एक्स ले लेता हूँ। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि अभी कितने हैं, एक्स है, तो वो कह रहा है कि बैक्टीरिया चेंज हो रहा है, मतलब एक्स चेंज हो रहा है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 2 आवर्स दे रखा है। तो dx/dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, टू द नंबर प्रेजेंट, अभी कितने एक्स हैं, ठीक है, तो अभी जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो dx/dt, अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको kx। ओके ओके, सब सही है ना यहाँ तक? हाँ, अब देखो यहाँ पे dx/x करो इसको और इज इक्वल टू k/dt कर दो। अभी रुक जाओ, तो ये हो जाएगा log of x इज इक्वल टू kt प्लस c। अब वो कह रहा है कि द बैक्टीरिया काउंट इज़ 1 लाख, अभी 1 लाख है, यानी log ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू व्हेन टाइम इज़ 0, व्हेन टाइम इज़ 0, टाइम जब 0 है तो बैक्टीरिया काउंट कितने हैं, 1 लाख, तो व्हेन t0 बैक्टीरिया यानी x इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। तो log ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू k इंटू 0 इज इक्वल टू c, c की वैल्यू आपको मिल गई। ओके, अब वो कह रहा है कि बैक्टीरिया का काउंट 2 आवर में 10% बढ़ जाता है। तो पहले 1 लाख था, अब 10% बढ़ गया, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 है ना। तो अभी कितना हो जाएगा टोटल बैक्टीरिया, 1 लाख प्लस 10,000 बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स 1 लाख 10,000 हो जाएगा ना। तो यहाँ डालो दोबारा से log ऑफ 1 लाख 10,000 व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स, 2t प्लस c, और c की वैल्यू भी डालो, log ऑफ 1 लाख, ठीक है। अब इस तरफ उसको लेके जाओ। ओके, k की वैल्यू तो नहीं मिली ना हमें, एक सेकेंड, यहाँ 2k हो जाओ, मैं बार बार वही गलती कर रहा हूँ ना जो पहले क्वेश्चन में कर रहा था। यहाँ 2 आवर्स है ना ये, तो t की वैल्यू k, ओके, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ 1,10,000 माइनस log ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 2k। ओके, तो ये हो जाएगा आपका log a माइनस b का फॉर्मूला होता है ना, 1,10,000 अपॉन में log ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 2k। तो यहाँ से 4 0 कैंसिल, यहाँ से भी 4 0 कैंसिल, अरे log की प्रॉपर्टी लगाइए, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b। ओके, तो log 11/10 आ जाएगा ना। क्या मिटाऊँ भाई, यहाँ ये मिटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ 11/10 इज इक्वल टू 2k, k की वैल्यू आ जाएगी 1/2 log ऑफ 11/10। अब आपको t निकालना है इस इक्वेशन में। अभी ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, ठीक है, आप सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं। तो log ऑफ x इज इक्वल टू, यार इसके बाद मैंने सॉल्व किया होगा इसको, एक सेकेंड,
मैंने मिटा के गलती तो नहीं कर दी, के की वैल्यू तो मिल गई। इफ़ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया निकालना क्या, इन हाउ मेनी आवर्स, इफ़ इन हाउ मेनी आवर्स, कहाँ है भाई क्वेश्चन, विल द काउंट रीच 2 लाख। अब वो कह रहा है कि 2 लाख पहुँच कितने आवर्स में पहुँच गई है, ठीक है। के मिल गया आपको, लॉग सी मिल गया था, ओके। तो अब मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, नहीं करी यार कुछ। सी की वैल्यू कितनी थी, लॉग ऑफ 1 लाख थी ना, ओके। तो यहाँ पे लिखो लॉग ऑफ, अब कितना है, 2 लाख है बैक्टीरिया, 2 लाख इज इक्वल टू टी निकालना है, के की वैल्यू ये रही इंटू टी, दिख रहा है ना आपको, प्लस सी की वैल्यू क्या थी, लॉग ऑफ 1 लाख। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखो मैंने पहले क्या करा, मैंने पहले सी निकाला फिर के निकाला, दो इक्वेशन से। दो इक्वेशन कौन सी थी मेरे पास, अगर आप रिवाइंड करोगे तो दो इक्वेशन मैंने बनाई, ठीक है। जब टाइम 0 था तो बैक्टीरिया काउंट मेरे 1 लाख थे, जहाँ से मेरा सी आया था। फिर मैंने बैक्टीरिया काउंट को 10% बढ़ाया 2 आवर्स में, टाइम को 2 लेके, तो मेरा जो वो आया के, वो ये आया, ठीक है। जब मेरा बैक्टीरिया काउंट 1,10,000 पहुंचा। अब जब के और सी मेरे पास आ गए तो अब मुझे बैक्टीरिया कितना करना है, 2 लाख करना है। बैक्टीरिया काउंट मुझे 2 लाख करना है, तो मुझे अब 2 लाख डालना पड़ेगा और मेरे पास टी आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो लॉग ऑफ, इसको मैं 2 लाख लिख दूँ माइनस लॉग ऑफ 1 लाख लिख दूँ, इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 11/10 इंटू टी, ठीक है। अब लॉग ऑफ 2 लाख माइनस लॉग ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2l अपॉन में 1l इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 11/10 इंटू टी, ओके। तो ये लॉग ऑफ 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 11/10 इंटू टी। तो अब क्या करोगे इसके बाद, टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास log 2 अपॉन में log 1/2 लॉग ऑफ 11/10, ठीक है। यही फाइनल वैल्यू टी की लिख दो, 1 है भाई, ये एल मत समझ लेना, इसको 1 है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल आर क्वेश्चंस। यार क्वेश्चन नंबर 23 बचा हुआ है ना, एक क्वेश्चन नंबर 23 मैंने पेस्ट ही नहीं किया, या होगा ही नहीं, चलो होगा भी तो यार देख लेना बाद में उसको खुद से। देखो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.4 आई थिंक, हाँ 4। अब हमारे पास बची है 9.5 जो कि होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर है, उसमें भी बहुत ईजी है। फिर उसके बाद बची है 9.6 जो कि लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है ना तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना, कॉल भी कर सकते हो बट मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा।